हाय टुडे आई विल टॉक अबाउट आर्टिकल 15। तो आज हम आर्टिकल 15 के बारे में बात करेंगे। So myself Ahmed and once again I welcome to all of you on my channel UPSC Knowledge Network. See, Article 15 prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और प्लेस ऑफ बर्थ। तो आपको याद रखना है जो आर्टिकल 15 है वो इन 5 ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन से रोकती है। देखिए आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 कहता है कि स्टेट कांट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 है वो कहता है कि जो स्टेट है वो किसी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है इन 5 ग्राउंड पे। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2। देखिए आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 कहता है कि नो सिटीजन shall discriminate on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth, be subjected to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shops, public restaurant, hotels, places of public entertainment or the use of wells, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 है वो कहता है कि जो स्टेट है वो किसी भी सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी इन 5 ग्राउंड पे। उसके बाद आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 जो कहता है कि स्टेट के साथ साथ जो सिटीजन्स हैं, एक सिटीजन दूसरे सिटीजन्स के साथ इन 5 ग्राउंड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। कहाँ नहीं करेगी? एक सिटीजन जो है वो दूसरे सिटीजन्स के साथ इन 5 ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। कहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी? किसी शॉप पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, किसी होटल्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, किसी प्लेसेस ऑफ द पब्लिक एंटरटेनमेंट है वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई एक शॉप है जो कि मुस्लिम का है, ठीक है। अब कोई हिंदू यहाँ पे कोई गुड्स परचेज करने के लिए आता है तो ये मुस्लिम शॉप जो है वो ये नहीं कह सकता है कि हम आपको गुड्स नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप हिंदू हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि एक तरह से आप रिलीजन के बेस पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो आप याद रखिएगा जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 है वो कहता है कि स्टेट जो है वो किसी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी इन 5 ग्राउंड पे। उसके बाद आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 जो है कहता है कि स्टेट के साथ साथ एक सिटीजन दूसरे सिटीजन के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी इन 5 ग्राउंड्स पे। स्पेशली कहाँ नहीं करेगी? किसी शॉप पे नहीं करेगी, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट पे नहीं करेगी, किसी होटल्स पे नहीं करेगी, किसी प्लेसेस ऑफ द पब्लिक एंटरटेनमेंट पे नहीं करेगी। अब ऐसा नहीं कि कोई होटल है और वो होटल जो है वो हिंदू का है और कोई मुस्लिम वहां गया तो बोले कि नहीं मैं आपको होटल में मैं आपको रूम्स नहीं दे सकता क्योंकि आप मुस्लिम है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 जो है इसके बारे में बात करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो टर्म्स है वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली होता क्या था कि इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी से पहले जो लोअर कास्ट के लोग हुआ करते थे उनके साथ बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। मतलब ये कि जो लोअर कास्ट के जो लोग थे वो किसी भी वेल पे जाके पानी नहीं पी सकते थे, किसी भी कुएं से जाके पानी नहीं निकाल सकते थे, किसी भी बाथिंग घाट पे जाके नहा नहीं सकते थे, किसी भी गली से गुजर नहीं सकते थे। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था लोअर क्लास के साथ आजादी से पहले। इसलिए आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस सारे टर्म्स को मेंशन किया गया ताकि जो एक सिटीजन्स है वो दूसरे सिटीजन्स के साथ किसी कुएं पे डिस्क्रिमिनेट ना करे, किसी टैंक्स पे डिस्क्रिमिनेट ना करे, किसी बाथिंग घाट्स पे डिस्क्रिमिनेट ना करे, किसी रोड्स पे डिस्क्रिमिनेट ना करे। ठीक है, जहां एक तरफ आर्टिकल 15 जो है वो कहता है कि आप इन 5 ग्राउंड पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, वही दूसरी तरफ आर्टिकल 15 जो है वो स्टेट को ये एम्पावर करता है, स्टेट को ये अलाउ करता है कि आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? ताकि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। इसलिए देखिए आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 है वो कहता है कि नथिंग शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन, चिल्ड्रन for the advancement of the any socially and educationally backward classes of the citizens or for the scheduled caste and the scheduled tribe। मतलब ये
कि स्टेट को कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता है वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने से। अब इस बात को याद रखिएगा, या आप इसको ऐसे समझिए कि जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 है वो स्टेट को एम्पावर करती है कि वो वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है स्पेशल प्रोविजंस ला सकती है ताकि इन सभी को मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। ठीक है, कुछ हम आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्टेट कैन रिजर्व सीट्स फॉर द वुमेन इन द लोकल बॉडीज सच एज द पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज एंड ब्लॉक्स। अब देखिए जो स्टेट जो है वो वुमेन के लिए सीट रिजर्व कर सकती है पंचायत के इलेक्शन में, म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन में, ब्लॉक लेवल के इलेक्शन में। जब आपके नियर बाय में जो पंचायत का इलेक्शन वगैरह होता होगा या म्युनिसिपैलिटीज का जो इलेक्शन वगैरह होता होगा तो आप उसमें देखते होंगे कुछ परसेंटेज जो है सीट जो वुमेन के लिए रिजर्व है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 के तहत जो है वो स्टेट कैसे स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है चिल्ड्रन के लिए। इसको समझने के लिए हम आपको समझाते हैं, जैसे कि स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर द फ्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। आप जैसे कि आप किसी भी अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो एक तरह से फ्री एजुकेशन आपको मिल रहा है, तो गवर्नमेंट जो है आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड फ्री जो है न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करती है मिड डे मील के द्वारा। ठीक है, एक वर्ड को आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है जो कि है बैकवर्ड क्लास। अब याद रखिएगा ये जो बैकवर्ड क्लास है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए बैकवर्ड क्लास को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से डिफाइन करती है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो अपने हिसाब से डिफाइन करती है। ठीक है, जैसे कि मुस्लिम में एक अंसारी कास्ट होता है। ठीक है, आई एम आल्सो बिलोंगिंग टू दिस। तो अंसारी कास्ट में क्या होता है कि सेंट्रल लेवल पे ओबीसी में आते हैं। ठीक है, और ये स्टेट लेवल में जो है ये ईबीसी में आते हैं। तो ठीक है, तो आप इस बात को याद रखिएगा, जो बैकवर्ड क्लास का जो टर्म है इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया है, इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने तरीके से इसको डिफाइन करती है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अपनी तरीके से डिफाइन करती है। अब देखिए आर्टिकल 14 सब क्लॉज 4 को समझने से पहले आपको एक केस समझना पड़ेगा। ठीक है, वो केस है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुरई राजम। ठीक है, ये केस जो आया था 1951 में आया था। इन 1927 द प्रोविंस ऑफ मद्रास हैड issued a governmental order which is known the communal government's order। 1927 में जो प्रोविंस ऑफ मद्रास है उसने एक गवर्नमेंटल ऑर्डर को इशू किया था जिसको हम कम्युनल गवर्नमेंट्स ऑर्डर भी कहते हैं। अब इसको इशू क्यों किया गया था पहले आपको ये समझना है। इस गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू जो है मद्रास में जो है रिजर्वेशन सिस्टम को स्टार्ट किया गया था फर्स्ट। सेकेंड, इस गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू ये कहा गया कि जो भी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज है मद्रास में उसमें सभी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, और जिस समय ये केस फाइल हुआ था उससे पहले जो अगर आप देखें तो पूरे मद्रास में टोटल जो है वो 4 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे और 4 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे, और जो 4 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे उसमें टोटल सीट जो है 330 हुआ करती थी। ठीक है, और जो टोटल जो सीट हुआ करते थे मेडिकल 4 कॉलेज में वो हुआ करते थे 395 सीट्स हुआ करते थे। जो डिस्प्यूट था उसको समझने के लिए सबसे पहले हम आपको एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि जो रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो जो गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू जो जारी किया गया था या का जो रिजर्वेशन का जो डिवीजन था वो किस तरह का था, वो जो डिवाइड किया गया था कम्युनिटी के बीच में वो किस तरह से किया गया था। ठीक है, इसको हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 14 सीट्स को रिजर्व कैटेगरी में रख दिया गया और ठीक है, जिसमें से नॉन ब्राह्मीण के लिए जो है 6 सीट्स जो है रिजर्व कर दी गई थी। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 2 सीट को रिजर्व कर दिया गया था, ब्राह्मीण के लिए 2 सीट को रिजर्व कर दिया गया था, हरिजन के लिए 2 सीट को रिजर्व कर दिया गया था, एंग्लो इंडियन और एंग्लो क्रिश्चियन के लिए 1 सीट को रिजर्व कर दिया गया था, मुस्लिम के लिए 1 सीट को रिजर्व कर दिया गया था। तो ये जो है प्रोपोर्शन था रिजर्वेशन का जो कि मद्रास में उस समय में चल रहा था, मतलब एक तरह से रिजर्वेशन का ये एक डिवीजन था। अब हुआ ये था कि उस समय में जो है मेडिकल छात्रा हुआ करती थी जिसका नाम चंपकम दुरई राजन। ठीक है, एक मेडिकल छात्रा थी जिसका नाम था चंपकम दुरई राजन। ठीक है, वो जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए इंक्वायरी करने के लिए जाती है तो उससे ये कहा जाता है कि देखिए जो ब्राह्मण्स के लिए जो सीट रिजर्व की गई थी वो सीट जो है वो फुल हो चुकी है, इसलिए आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि इस रिजर्वेशन सिस्टम को हाई कोर्ट में चैलेंज किया बाय सेइंग दैट दिस रिजर्वेशन सिस्टम इज अगेंस्ट आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2। अब देखिए आर्टिकल 15 जो है वो बात करता है और वो कहता है कि आप
किसी के साथ कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सीट्स इनको नहीं मिला वो सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि ये जो बिलोंग करती थी ये ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करती थी, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड, आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2 कहता है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाई एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट या रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज या एनी ऑफ देम। और आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2 कहता है मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप किसी भी व्यक्ति को एडमिशन लेने से डिनाई नहीं कर सकते हैं। किस ग्राउंड पे? कास्ट के ग्राउंड पे। किस ग्राउंड पे? रिलीजन के ग्राउंड पे। किस ग्राउंड पे? रेस के ग्राउंड पे। किस ग्राउंड पे? लैंग्वेज के ग्राउंड पे, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था ना, क्योंकि यहाँ पे कास्ट के बेस पे इनको एडमिशन नहीं मिला क्योंकि ये ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करती थी। तो एक तरह से ये आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2 का वायलेशन था, क्योंकि आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2 कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से डिनाई नहीं कर सकते हैं उनके कास्ट के आधार पे। और जैसे ही ये जजमेंट हाई कोर्ट ने दिया चंपकम द्वई राजन के फेवर में, वैसे ही स्टेट ऑफ मद्रास ने क्या किया, इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, ठीक है। और जैसे इन्होंने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप जो रिजर्वेशन सिस्टम को जारी रख रखा है किस बेसिस पे है, आप जो रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस बेसिस पे है। स्टेट ऑफ मद्रास ने कहा कि हम तो सिर्फ आर्टिकल 46 और आर्टिकल 37 को फॉलो कर रहे हैं। जो आर्गुमेंट स्टेट ऑफ मद्रास के द्वारा दिया गया था वो क्या दिया गया था, स्टेट ऑफ मद्रास ने कहा हम तो सिर्फ आर्टिकल 46 और आर्टिकल 37 को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 46 जो है वो कहता है कि स्टेट जो है वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रमोट करेगी, इसलिए हम इस गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू जो वीकर सेक्शन है उसको प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद आर्टिकल 37 जो है वो कहता है कि स्टेट जो है वो डीपीएसपी को प्रमोट करने के लिए लॉ का फॉर्मेशन कर सकती है, ठीक है। और डीपीएसपी क्या कहता है, डीपीएसपी कहता है कि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके इंटरेस्ट को प्रमोट करेगी स्टेट। एक तरह से अगर हम ऑब्जर्व करें जो केस फाइल हुआ था वो किस आर्टिकल के तहत हुआ था, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2। और ये दोनों आर्टिकल जो है ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। और इस दोनों आर्टिकल को हम देखें जो आर्टिकल 46 और आर्टिकल 37 है, ये दोनों आर्टिकल जो है वो डीपीएसपी का पार्ट है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड द डीपीएसपी। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि यदि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में यदि कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो ऑलवेज प्रिवेल करेगा ओवर द डीपीएसपी, और जो डीपीएसपी है वो एज ए सप्लीमेंट काम करेगी। एज ए रिस्पॉन्स टू द चंपकम केस पार्लियामेंट एडेड आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, है ना। इस चंपकम केस के रिस्पॉन्स में पार्लियामेंट ने क्या किया कि जो सब क्लॉज 4 है वो आर्टिकल 15 में एड कर दिया, ठीक है, बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। अब ये जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि दिस आर्टिकल मतलब आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2 can't prevent the state from making any provision for the advancement of the socially and educationally backward classes of the citizen या for scheduled caste या scheduled tribes। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 जो वो कहता है कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2 जो है वो स्टेट को प्रिवेंट नहीं कर सकती है कोई भी प्रोविजंस बनाने के लिए। किसके लिए प्रोविजंस बनाने के लिए? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो बस आपको ये याद रखना है कि आफ्टर एडेड क्लॉज 4 इन आर्टिकल 15 by the first amendment a number of orders were passed by the मैसूर गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4। जैसे ही सब क्लॉज 4 को एड किया गया आर्टिकल 15 में बहुत सारे जो ऑर्डर्स है वो पास किए जाने लगे, किसके द्वारा? मैसूर गवर्नमेंट, ताकि जो है वो सीट जो है वो रिजर्व कर सके स्टेट के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में। किसके लिए? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। मैसूर गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थी उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को बना दिया बैकवर्ड क्लासेस और दूसरा को बना दिया मोर बैकवर्ड क्लासेस। जो स्टेट ऑफ मैसूर जो है जो रिजर्वेशन इन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो प्रोवाइड कराई थी उनका जो प्रोपोर्शन था, उनका जो डिवीजन था वो इस तरह से था। देखिए, पहला बैकवर्ड क्लास के लिए 28% रिजर्वेशन सीट कर दिया, मोर बैकवर्ड क्लास के लिए 22% सीट रिजर्व कर दिया, शेड्यूल कास्ट के लिए 15% सीट रिजर्व कर दिया और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 3% सीट रिजर्व कर दिया।
ठीक है। और इस अगर टोटल रिजर्वेशन को देखें तो ये टोटल रिजर्वेशन जो था 68% था। तो आप याद रखिएगा ये जो रिजर्वेशन सिस्टम जो लाया गया था जिसमें 68% जो रिजर्वेशन दिया गया था मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में बाय द स्टेट ऑफ मैसूर के द्वारा, तो इस रिजर्वेशन सिस्टम को चैलेंज किया गया था MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है आप उसमें फर्दर कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि देखिए आप कास्ट के बेस पे रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। यदि आप रिजर्वेशन देते हैं तो सोशल प्लस एजुकेशनल फैक्टर को कंसीडर करते हुए आप रिजर्वेशन को प्रोवाइड कराएंगे, ना कि सिर्फ आप कास्ट के बेस पे रिजर्वेशन देंगे। आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसमें दो चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फर्दर कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते हैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में। दूसरा, आप कास्ट के बेस पे रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। मतलब कि रिजर्वेशन शुड बी लेस देन 50%। मतलब ये कि यू कैन नॉट एक्सीड द 50%। मतलब कि यहाँ पे एक कैप लगा दिया गया कि आप जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तो आप याद रखिएगा ये जो फर्स्ट टाइम जो है जो रिजर्वेशन पे जो कैप लगा था 50% का वो किस केस में लगा था? MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद जो केस आता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर है इसके ज्यादातर जजमेंट को जो है पलट दिया गया था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस पे। ठीक है, इसमें कहा गया कि आप फर्दर कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते, इसमें कहा गया कि आप फर्दर कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, इसमें कहा गया था कि आप जो है कास्ट के बेस पे रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कास्ट के बेस पे रिजर्वेशन दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कैप लगाया गया था मैक्सिमम रिजर्वेशन अप टू 50%, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो मैक्सिमम रिजर्वेशन पे जो कैप लगा है ये रहना चाहिए और ये होना चाहिए। मतलब कि आप मोर देन 50% रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं करा सकते। एक और चीज आप याद रखिएगा कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन होता है उसको लाया गया था। तो हम आपको, ठीक है, तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता क्या है। देखिए, मान लीजिए टोटल सीट 100 है। ठीक है, अब 100 में से हमने 17 सीट शेड्यूल कास्ट को दे दिया, 12 सीट जो है शेड्यूल ट्राइब को दे दिया, 20 सीट ओबीसी को दे दिया, बाकी जो रिमेनिंग सीट है वो जनरल कैटेगरी के लिए। अब मान लीजिए कि 17 सीट में से हमने 1 या 2 सीट हमने वुमेन को दे दिया। ठीक है, इसी 17 सीट में से हम 1 सीट जो है डिसेबल पर्सन को दे दिए। समझ रहे हैं? और ये जो 17 सीट में से हमने जो 2 सीट वुमेन के लिए दिया है और 1 सीट जो डिसेबल पर्सन के लिए दिया है, इसी को हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं। उस तरह से इसमें भी हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 को समझने से पहले आपको एक केस समझना पड़ेगा। ठीक है, PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का जो केस है, इसमें कोर्ट ने ये कहा कि प्राइवेटली रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं होगा। मतलब ये कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सिर्फ एंट्रेंस और मेरिट के बेस पे एडमिशन होगा, ना कि रिजर्वेशन के बेस पे एडमिशन होगा। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए सब क्लाउज 5 को ऐड किया गया था अंडर आर्टिकल 15। मतलब ये कि आर्टिकल 15 में सब क्लाउज 5 को ऐड किया गया था। क्यों ऐड किया गया था? देखिए, सब क्लाउज 5 वाज एडेड टू एम्पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस टू एडमिशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। सब क्लाउज 5 जो है वो स्टेट को एम्पावर करता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। ठीक है, एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मतलब कि जैसे कि मुस्लिम में मदरसा वगैरह होता है। ठीक है, जैसे कि मदरसा वगैरह हो गया वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो गया। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो होता है उसमें स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं होता है अगर वो अनएडेड इंस्टीट्यूशन है तो। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखिएगा। जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 है वो बात करता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में, जिसके थ्रू
आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 के थ्रू जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको 10% का रिजर्वेशन दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है 10% का रिजर्वेशन? पहला याद रखिएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, पहला। दूसरा, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उनमें उनको 10% का रिजर्वेशन दिया जाता है।